अगले ही दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था। मिट्टी का छोटा सा घर, बगल नीम का पेड़ और उसी पेड़ की छांव में उनकी जिंदगी कटती थी। सुबह होने ही वाली थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों बाप बेटी घर के बाहर खाट पर सोए हुए थे। लड़की धीरे धीरे उठती है, अंगड़ाई लेती है। वह मुस्कुराती है जैसे सुबह से बात कर रही हो। लड़की धीरे सुकून भरी आवाज में, वाह, कितनी प्यारी सुबह है। ये सुबह जैसे भगवान का दिया हुआ नया मौका होती है, हर दिन को अच्छा बनाने का मौका। मन भी कितना हल्का लग रहा है। वह अपने बापू की ओर देखती है जो अभी भी सो रहे हैं। बापू, उठ जाइए, देखिए ना, सुबह हो गई है। इतनी सुंदर हवा चल रही है। आप हमेशा कहते हैं ना कि प्रकृति से बड़ा कोई वैद्य नहीं होता, तो फिर आज इस दवा को क्यों छोड़ रहे हैं? किसान नींद में आंखें बंद किए। अरे बेटी, अभी सोने दे। रात को देर तक सोचता रहा, जरा आंख लग गई है। लड़की थोड़ा और प्यार से लेकिन समझाते हुए, बापू, अगर आप ऐसे ही सोते रहेंगे ना, तो ये जो सुबह है ना, ये नाराज हो जाएगी। सुबह का समय सबसे अनमोल होता है। जो इंसान सुबह उठता है उसका मन साफ रहता है, सोच मजबूत रहती है और दिन भर थकान भी कम लगती है। आप ही तो कहते थे, मेहनत करने वाले को सूरज से पहले उठना चाहिए। तो आज आप अपनी ही बात भूल गए क्या? किसान धीरे धीरे आंखें खोलता है, बेटी को देखता है। किसान हल्की मुस्कान के साथ, क्या बात है बेटी, तू तो आज गुरु बन गई है, मुझे ही सीख दे रही है। अगर बेटी बाप को सही बात याद दिला दे तो उसमें गलत क्या है? मैं तो बस चाहती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, क्योंकि मेरे पास आप ही तो हैं। उसकी आंखों में अपनापन और हल्की नमी झलकती है। किसान धीरे से, सच कहूं बेटी, तेरी बातें सुनकर थकान ही उतर जाती है। गरीबी ने बहुत कुछ छीन लिया, पर तू है ना, तो लगता है भगवान ने सब कुछ दे दिया। लड़की गंभीर लेकिन स्नेह से, हम गरीब कहाँ हैं बापू? हमारे पास छत है, रोटी है और सबसे बड़ी बात, हम साथ हैं। जिस घर में अपनापन होता है वो घर कभी गरीब नहीं होता। लड़की अंदर चली जाती है खाना बनाने के लिए। किसान हाथ मुंह धोकर वापस आता है। थोड़ी देर बाद लड़की रोटियां लेकर आती है। लड़की, आइए बापू, खाना तैयार है। तूने फिर अकेले ही सब कर लिया, मुझे बुलाया होता बेटी। आप खेत में इतना काम करते हैं तो घर का काम मैं नहीं करूंगी क्या? घर भी तो हमारा है, जिम्मेदारी भी हमारी ही है। दोनों साथ बैठकर खाने लगते हैं। किसान खाते खाते सोच में, बेटी, कभी डर लगता है। सोचता हूँ मेरे बाद तेरा क्या होगा। न धन है, न जमीन ज्यादा, तेरे लिए कुछ जोड़ भी नहीं पाया। बापू, आपने मुझे धन नहीं दिया, उससे भी बड़ी चीज दी है, समझ। आपने मुझे मेहनत करना सिखाया, सच बोलना सिखाया और हालात से डरना नहीं सिखाया। जिसके पास ये 3 चीजें हों, उसे दुनिया की कोई कमी गरीब नहीं बना सकती। पर दुनिया इतनी आसान नहीं होती बेटी। दुनिया आसान नहीं होती, पर समझदार इंसान उसे आसान बना लेता है। हम मेहनत करेंगे, सोच समझकर काम करेंगे और देखना, एक दिन लोग हमें गरीब नहीं, मेहनती कहेंगे। किसान उसकी बात सुनकर गर्व से भर उठता है। किसान मुस्कुराते हुए, लगता है तू सच में मेरी बेटी नहीं, मेरी किस्मत है। तो फिर किस्मत का कहना मानिए, खाना खत्म कीजिए और आज खेत में नई उत्साह से काम कीजिए। उसके पिता और वो लड़की दोनों हंसने लगते हैं। सुबह का खाना खत्म हो चुका था। किसान, अच्छा बेटी, अब मैं खेत जाता हूँ। धूप तेज होने से पहले थोड़ा काम निपटा लूं। ठीक है बापू, आप चिंता मत कीजिए, घर का सब काम मैं देख लूंगी।
और हाँ, ज्यादा धूप लगे तो थोड़ा आराम भी कर लेना। किसान हल्की मुस्कान के साथ। तू तो ऐसे समझाती है जैसे मैं बच्चा हूँ। पिताजी, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपका ध्यान रखती हूँ। किसान उसकी बातें सुनकर फिर वहां से खेत की ओर चल देता है। उस किसान का नाम था रामलाल। रामलाल भले ही गरीब था, लेकिन मेहनती बहुत था। उसका छोटा सा खेत ही उसकी पूरी दुनिया था। रामलाल खेत पहुंचकर वह फावड़ा चलाने लगता है। मिट्टी सूखी थी, पर वह पूरे मन से काम कर रहा था। रामलाल अपने आप से, मेहनत ही सहारा है। जितना पसीना आज बहाऊंगा, उतनी ही रोटी कल मिलेगी। उसी समय कच्चे रास्ते से टहलते हुए गांव का चालाक और लालची सेठ मुंशीलाल अपने नौकर के साथ वहां से गुजर रहा था। मुंशीलाल की नजर दूर खेत में काम करते रामलाल पर पड़ती है। मुंशीलाल आंखें सिकोड़ते हुए, वो देख, वही रामलाल है। नौकर बोलता है। जी मालिक, वही है, बड़ा सीधा आदमी है। मुंशीलाल हल्की हंसी हंसता है। सीधा? अरे मूर्ख, मैंने इस पूरे गांव को अपनी बातों में फंसाकर कितनों की जमीन अपने नाम करवाई है। बस एक यही बचा है। इसकी जमीन भी किसी भी तरह मेरी होनी चाहिए। मालिक, इसका जमीन हड़पना आसान नहीं है। ये कर्ज नहीं लेता, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। इसके लिए कोई खास योजना बनानी होगी। मुंशीलाल, योजना बनेगी, जरूर बनेगी। हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है। इसकी भी होगी या आएगी, और अगर मजबूरी नहीं होगी तो मजबूरी पैदा करनी पड़ेगी। मैं इंतजार कर सकता हूं, पर खाली हाथ नहीं बैठूंगा। दोनों की आंखों में लालच साफ झलक रहा है। मुंशीलाल, चलो जरा मिलते हैं उससे, मीठी बातों से ही शुरुआत करते हैं। दोनों रामलाल के पास पहुंचते हैं। मुंशीलाल नकली अपनापन दिखाते हुए, अरे रामलाल भाई, कैसे हो? सुबह सुबह इतनी मेहनत। रामलाल चौंक कर देखता है। रामलाल, अरे सेठ जी प्रणाम। बस जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। तुम तो गांव के सबसे मेहनती आदमी हो। सच कहूं, तुम्हें देखकर खुशी होती है। अगर सब तुम्हारे जैसे होते ना, तो गांव की किस्मत बदल जाती। रामलाल थोड़ा असहज महसूस करता है। रामलाल, आपकी कृपा है सेठ जी, हम तो बस अपना काम करते हैं। मुंशीलाल, देखो रामलाल, कभी भी जरूरत हो, पैसा, बीज, मदद, बेहिचक मेरे पास आना। मैं तुम्हें अपना ही आदमी मानता हूं। रामलाल, जी, ध्यान रखूंगा। मुंशीलाल और उसका नौकर वहां से मीठी मीठी बातें करके चले जाते हैं। उनके जाते ही रामलाल का चेहरा बदल जाता है। रामलाल मन ही मन, ये वही मुंशीलाल है जिसने आधे गांव की जमीन अपने नाम करवा ली। इतनी मिठास यूं ही नहीं होती। इस आदमी पर भरोसा करना ठीक नहीं। मुझे अपना काम करना है, दूसरों की चालों में नहीं फंसना। वह फिर से फावड़ा लेकर काम में लग जाता है। दिन बीतते जाते हैं। रामलाल रोज मेहनत करता है। उसकी बेटी घर संभालती है, हिसाब रखती है और पिता का हौसला बढ़ाती रहती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और आखिर वह दिन आता है जब खेत में फसल लहलहाने लगती है। सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं। रामलाल खेत को देखकर भावुक होकर, भगवान, मेहनत रंग लाई, अब कुछ दिन चैन से गुजरेंगे। लेकिन उसे क्या पता था, दूर कहीं कोई उसकी इस खुशी पर नजर गड़ाए बैठा है। एक दिन शाम को रामलाल और उसकी बेटी घर के बाहर बैठे थे। रात होने वाली ही थी, तभी आसमान में काले बादल अचानक घिरने लगे। हवा हल्की चलने लगी और सूखी पत्तियां उड़ने लगीं। रामलाल आसमान की ओर देखते हुए चिंतित, अरे ये क्या? अभी तो मौसम साफ था, ये बादल अचानक कैसे आ गए? हाँ बापू, हवा भी तेज हो रही है, कहीं बारिश ना हो जाए। अभी तो फसल पूरी तरह कटी भी नहीं है। हवा अब और तेज चलने लगी। रामलाल, हे भगवान, अब बारिश मत करना, अभी नहीं, बस कुछ दिन और रुक जाओ।
बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लड़की, बाबू, बारिश शुरू हो गई, चलिए अंदर चलिए बाबू। दोनों तुरंत अंदर चले जाते हैं। अब क्या होगा बेटी? अगर ज्यादा बारिश हो गई ना तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हम उसी के सहारे जी रहे थे। बापू, आप चिंता मत कीजिए, शायद बारिश थोड़ी देर में रुक जाए। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रामलाल बार बार आसमान की तरफ देखता, फिर सिर पकड़कर बैठ जाता। रामलाल, इतनी मेहनत की थी, दिन रात खेत में लगा रहा। अगर फसल चली गई तो हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? लड़की भी चिंतित थी, पर वह अपने पिता को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। लड़की धीरे से, बापू, आप टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा बापू, अभी हिम्मत रखिए। पूरी रात रामलाल को नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह जल्दी से खेत की ओर भागा। जब वे खेत पहुंचे तो जो दृश्य सामने था उसे देखकर रामलाल के कदम वहीं रुक गए। पूरी फसल जमीन पर गिरी हुई थी। कहीं बालियां टूट चुकी थीं, कहीं पानी में दब गई थीं। जिस खेत में कल तक सुनहरी फसल लहरा रही थी, आज वहां बर्बादी पसरी थी। रामलाल की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे खेत में घुटनों के बल बैठ गया। रामलाल टूटी हुई आवाज में, अब सब खत्म हो गया। मेरी सारी मेहनत सब चला गया। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था? अब क्या करेंगे हम? क्या खाएंगे? इसी फसल के सहारे तो जी रहे थे, अब तो कुछ भी नहीं बचा। कुछ देर बाद रामलाल चुपचाप उठा और बिना कुछ बोले घर की तरफ चल दिया। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम पर उम्मीद टूट रही हो। घर पहुंचकर वह खाट पे बैठ गया, सिर झुकाए, बिल्कुल शांत। लड़की अंदर से बाहर आई। उसने अपने बापू का चेहरा देखा, उदास, टूटा हुआ, जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। वह तुरंत पास आकर बैठ गई। बापू, क्या हुआ? आप ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। रामलाल चुप रहा। मुझे बताइए, खेत में क्या हुआ? रामलाल ने भारी मन से पूरी बात उसे बताई। उधर चालाक सेठ मुंशीलाल का नौकर खेतों के पास से गुजर रहा था। उसे किसी से खबर मिल गई कि रामलाल की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। नौकर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। नौकर मन ही मन, अब मालिक को ये खबर सुनाऊंगा और मालिक मुझे बड़ा इनाम देंगे। वह तुरंत मुंशीलाल के आलीशान बंगले की ओर भागा। मुंशीलाल अपने बड़े से कमरे में आराम कुर्सी पर बैठा था। बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी दरवाजा खटखटाया गया। नौकर हाँफते हुए, मालिक, मालिक, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। मुंशीलाल उत्साह से, अरे क्या हुआ? इतनी हाफ क्यों रहा है? जल्दी बता, क्या खबर है? नौकर उत्साह से, मालिक, रामलाल की पूरी फसल बर्बाद हो गई। बारिश में सब गिर गया, उसके पास अब कुछ नहीं बचा। एक पल के लिए मुंशीलाल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। मुंशीलाल खुशी से, सच कह रहा है तू? ये बात सच है? नौकर, हाँ मालिक, अपनी आंखों से देखा है, तभी मैं आपके यहाँ खुशखबरी लेकर आया हूँ। और लोगों ने कहा कि वो बहुत टूट गया है। मुंशीलाल कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुंशीलाल अहंकार से, बहुत अकड़ रहा था ना? अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। कहता था मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब देखता हूँ कैसे नहीं जरूरत पड़ेगी। आएगा मेरे पास। मालिक, अब तो उसकी मजबूरी खुद चलकर आपके दरवाजे आएगी। मुंशीलाल चालाकी से, यही तो चाहता था मैं।
कहता था ना तू, हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है। अब उसकी मजबूरी आ गई है। अब वो किसी भी हाल में मेरे पास आएगा और इस बार मैं उसे अपने जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि सारी जमीन अपने नाम करवा लूंगा और उसके ही जमीन पर उससे मेहनत करवा के उसकी सारी फसल हड़प लूंगा। मालिक, आपकी चाल के आगे कौन टिक सकता है? मुंशीलाल फिर से कुर्सी पर बैठ गया। मुंशीलाल धीरे खतरनाक मुस्कान के साथ। अब खेल शुरू होगा। रामलाल को लगेगा मैं उसका भला चाहता हूं, लेकिन असली भला तो मेरा ही होगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कुछ दिनों बाद एक सुबह ऐसी आई जब रामलाल के घर में खाने पीने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। रामलाल और उसकी बेटी घर के बाहर खटिया पर बैठे थे। बेटी धीरे से, बापू, अब घर में कुछ भी नहीं बचा, बस ये एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी है। अब हम क्या करेंगे? रामलाल भारी आवाज में। बेटी, तुम ये रोटी खा लो। मैं तो कहीं जाकर देखता हूँ कि कोई काम मिल जाए या फिर किसी से थोड़ी मदद मिल जाए। नहीं बापू, ऐसा मत कहिए। हम दोनों मिलकर खा लेंगे। आप भूखे कैसे रह सकते हैं? बेटी, अगर इस बार फिर से खेत में खेती कर पाऊं ना, तो सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर से फसल बोऊंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और जब खेत में फसल लहलाएगी ना, तब सब दुख दूर हो जाएंगे। बेटी चिंतित होकर। लेकिन बापू, खेती के लिए बीज चाहिए और पैसे भी चाहिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पैसा आएगा कहाँ से? बस यही तो समझ नहीं आ रहा, पैसा आए तो आए कहाँ से? कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अचानक रामलाल बोला। रामलाल, एक ही रास्ता बचा है। शायद हमें सेठ मुंशीलाल के पास जाना पड़े। यह सुनते ही बेटी थोड़ा घबरा गई। बेटी, बापू, मुंशीलाल के पास? वो बहुत निर्दयी आदमी है। पूरे गांव की जमीन हड़प चुका है। कहीं हमारी जमीन भी न छीन ले। रामलाल मजबूरी से। बेटी, मैं जानता हूँ वो बहुत चालाक है, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर वो हमें कुछ पैसे कर्ज में दे दे तो मैं फिर से खेती शुरू कर सकता हूँ। लेकिन बापू, अगर उसने कोई चाल चल... देखो बेटी, अगर वो हमें 100-200 रुपए भी दे देगा तो मैं बीज खरीद लूंगा, फिर खेत में फसल बो दूंगा। जब फसल तैयार होगी तो उसे बेचकर उसका पैसा ब्याज सहित वापस कर दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद बेटी धीरे से बोली। ठीक है बापू, अगर आपको यही सही लगता है तो आप जाकर बात कर लीजिए। रामलाल उठ खड़ा हुआ। ठीक है बेटी, मैं अभी मुंशीलाल के घर जाकर उससे बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद रामलाल मुंशीलाल के बड़े और आलीशान घर पहुंचा। मुंशीलाल आंगन में बैठा था। जैसे ही उसने रामलाल को आते देखा, उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। मुंशीलाल मन ही मन, आ ही गया मेरे जाल में। रामलाल हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। रामलाल विनम्रता से, सेठ जी नमस्ते, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। मुंशीलाल बनावटी दया दिखाते हुए, अरे रामलाल, आओ आओ, क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामलाल ने उसे पूरी बात बताई। अगर आप मुझे कुछ दिनों के लिए थोड़ा कर्ज दे दें तो मैं फिर से खेती शुरू कर सकता हूँ। मुंशीलाल कुछ देर सोचने का नाटक करने लगा, फिर बोला। ठीक है रामलाल, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। रामलाल घबराकर, कैसी शर्त सेठ जी? मैं तुम्हें कर्ज दूंगा, लेकिन तुम्हें तय समय के अंदर मेरा पैसा वापस करना होगा, और अगर तुम पैसा वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारी जमीन पर मेरा कब्जा हो जाएगा। रामलाल का चेहरा उतर गया। मुंशीलाल आगे बोला, और याद रखना, जिस जमीन पर तुम खेती करोगे उस पर हमारा हक रहेगा। रामलाल मजबूर था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, रामलाल, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आपकी रकम समय पर वापस करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुंशीलाल के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई।
उसे लगा कि अब रामलाल की जमीन जल्द ही उसके हाथ में आने वाली है। मुंशीलाल से पैसे लेकर रामलाल धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहा था। पहुंचते ही उसकी बेटी उसके पास आई। बेटी ने घबराकर पूछा, बाबा, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ? रामलाल बोला, बेटी, मैंने सेठ मुंशीलाल से पैसे उधार लिए हैं। अगर मैं समय पर पैसे वापस नहीं कर पाया तो ये खेत भी हमारे हाथ से चला जाएगा। यह सुनते ही बेटी बोली, बाबा, आप चिंता मत कीजिए। आप मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल से मैं फिर से खेत में जी जान से मेहनत करूँगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामलाल खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह बाजार गया और वहां से अच्छे बीज खरीद कर लाया। खेत पर पहुंचकर उसने फावड़ा उठाया और मिट्टी को खोदने लगा। वह खुद से बोल रहा था, अगर इस बार मेहनत नहीं की तो सब खत्म हो जाएगा। ये खेत ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। उसने सब काम अच्छे से किया और बीज भी बो दिए। बीज बोते समय उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, बस इस बार मेरी मेहनत को सफल कर देना। मेरी बेटी की उम्मीदें मुझ पर टिकी हैं। दिन बीतते गए। हर सुबह और हर शाम रामलाल खेत में आता, पौधों का ध्यान रखता। एक दिन वह थककर थोड़ा रुका और बोला, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक सुबह ऐसा हुआ कि मिट्टी के अंदर से छोटे छोटे हरे पौधे निकलने लगे। जब रामलाल ने यह देखा तो उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। वह खुश होकर खेत के बीच खड़ा हो गया। रामलाल ने खुशी से कहा, अरे वाह, मेरी मेहनत रंग ला रही है। अब सब ठीक हो जाएगा। वह हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखने लगा और बोला, भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सेठ का कर्ज भी चुका दूंगा और अपनी बेटी को भी खुश रख पाऊंगा। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि खेत में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। छोटे छोटे पौधे जो अभी अभी उगे थे, वह पानी में डूबकर खराब होने लगे। जब बारिश रुकी और रामलाल खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि सारे पौधे नष्ट हो चुके हैं। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी सब बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी थी। कुछ दिनों तक वह बहुत उदास रहा और घर में चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन वह घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहां सेठ मुंशीलाल और उसका नौकर आ पहुंचे। मुंशीलाल ने आते ही कड़क आवाज में कहा, रामलाल, अब बहुत हो गया। रामलाल घबराकर खड़ा हो गया। सेठ जी, आप यहाँ? तभी उसकी बेटी भी बाहर आ गई। मुंशीलाल ने सख्त आवाज में कहा, रामलाल, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे उन्हें लौटाने का समय 2 दिन पहले ही पूरा हो चुका है। रामलाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, बारिश की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई। थोड़ा और समय दे दीजिए। लेकिन मुंशीलाल ने गुस्से में कहा, नहीं रामलाल, अब समय खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें पहले ही काफी मौका दिया था। रामलाल की बेटी डरकर बोली, सेठ जी, मेरे बाबा बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें थोड़ा और समय दे दीजिए। मुंशीलाल ने मन ही मन सोचा, ये बाप और बेटी ऐसे नहीं मानेंगे। इस बार मैं इन्हें ऐसी जाल में फंसाऊंगा कि उनकी जमीन भी मेरी हो जाएगी और फसल भी मेरी हो जाएगी। मुंशीलाल बोला, ठीक है, मैं एक और मौका देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि तुम जो भी अनाज उगाएंगे उसका ऊपर का हिस्सा मेरा होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। बिना सोचे रामलाल ने बोला, ठीक है मालिक, मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है। आप एक और मौका दे रहे हैं, मेरे लिए वही बहुत है। सेठ मुंशीलाल मन ही मन में सोचने लगा, अब तो खेल मेरे हाथ में है। अगर फसल अच्छी हुई तो ऊपर का सारा हिस्सा मेरा होगा
और अगर ये कर्ज नहीं चुका पाया तो ये जमीन भी मेरी हो जाएगी। मुंशीलाल रामलाल का जवाब सुनकर वहां से चला जाता है। जब मुंशीलाल चला गया तो रामलाल चारपाई पर बैठ गया। उसकी बेटी भी पास आकर बैठ गई। उसने देखा कि उसके बाबूजी बहुत परेशान हैं। रामलाल बोला, बेटी, मैंने जल्दी में मुंशीलाल की शर्त मान ली। पता नहीं इस बार क्या होगा। अगर फसल खराब हो गई या फिर वो कोई नई चाल चल गया तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। बेटी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बोली, बापू, आप चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि मुंशीलाल हमें बेवकूफ बनाना चाहता था, लेकिन इस बार हम उसे ही उसकी चाल में फंसा देंगे। क्या मतलब बेटी? मैं कुछ समझा नहीं। बापू, आपने ध्यान दिया था ना मुंशीलाल ने क्या कहा था? हाँ, उसने कहा था कि जो भी फसल होगी उसका ऊपर का हिस्सा उसका होगा और नीचे का हिस्सा हमारा होगा। बेटी मुस्कुराकर बोली, बस बापू, यही तो उसकी चाल है। रामलाल अभी भी उलझन में था। वह बोला, मैं अभी भी नहीं समझा बेटी, साफ साफ बता। बेटी समझाते हुए बोली, बापू, इस बार आप खेत में आलू की फसल लगाइए। रामलाल चौंक गया। वह बोला, आलू? लेकिन बेटी, मुंशीलाल तो ऊपर का हिस्सा ले जाएगा। बेटी हंसते हुए बोली, बापू, यही तो बात है। आलू की असली फसल तो जमीन के नीचे होती है, ऊपर तो सिर्फ पत्ते और डंठल होते हैं। अब रामलाल की आंखें चमक उठीं। वह खुशी से बोला, अरे वाह बेटी, तू तो बहुत समझदार निकली। अगर हमने आलू लगाए तो ऊपर के पत्ते मुंशीलाल ले जाएगा और नीचे के सारे आलू हमारे होंगे। हाँ बापू, और इस बार हम इतनी मेहनत करेंगे कि खेत भर भर कर आलू होंगे। फिर उन आलूओं को बेचकर हम मुंशीलाल का सारा कर्ज चुका देंगे। रामलाल ने गर्व से अपनी बेटी की तरफ देखा और बोला, बेटी, आज मुझे समझ आया कि भगवान ने मुझे कितना बुद्धिमान बच्चा दिया है। तेरी अकल से ही हम इस मुसीबत से निकल पाएंगे। अगली सुबह रामलाल जल्दी उठ गया। वह बाजार गया और वहां से आलू के बीज खरीद कर लाया। वह खेत में पहुंचा और फावड़ा लेकर जमीन जोतने लगा। मिट्टी को अच्छे से तैयार करके उसने आलू के बीज बो दिए। रामलाल काम करते हुए खुद से बोला, इस बार मैं पूरी मेहनत करूंगा और मुंशीलाल की चाल उसी पर भारी पड़ेगी। दिन बीतते गए और रामलाल पूरे मन से खेत में मेहनत करता रहा। कुछ दिनों बाद खेत में हरे हरे पौधे उगने लगे। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि बस पत्ते ही पत्ते हैं, लेकिन जमीन के नीचे धीरे धीरे आलू बड़े होने लगे। एक दिन दूर से सेठ मुंशीलाल खेत को देखने आया। खेत में हरे पत्तों को देखकर वह मन ही मन हंसने लगा और बोला, अच्छा है रामलाल, खूब मेहनत कर। जब फसल कटेगी तो ऊपर का सारा हिस्सा मेरा होगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार रामलाल की बेटी की समझदारी उसकी सारी चाल उलटने वाली है। कुछ मीलों बाद फसल पूरी तरह तैयार हो गई। ऊपर से खेत में सिर्फ हरे हरे पत्ते ही दिखाई दे रहे थे। उसी समय सेठ मुंशीलाल अपने नौकर के साथ खेत पर पहुंचा। मुंशीलाल घमंड से बोला, रामलाल, अब समय आ गया है, याद है ना, ऊपर की सारी फसल मेरी है। रामलाल शांत खड़ा रहा और बोला, जी सेठ जी, आपकी शर्त मुझे अच्छी तरह याद है। मुंशीलाल ने अपने नौकर से कहा, जाओ, ऊपर की सारी फसल काट लो। मुंशीलाल और उसका नौकर सोच रहे थे कि शायद यह कोई साग की खेती है। उसका नौकर जैसे ही ऊपर के हिस्से को पकड़ के खींचा तो उसमें जमीन के अंदर आलू पाया और ऊपर के हिस्से में पत्ते थे। वह चौंक गया और तभी रामलाल की बेटी फावड़ा लेकर आई और जमीन खोदने लगी। जैसे ही मिट्टी हटाई, जमीन के अंदर से बड़े बड़े आलू निकलने लगे। देखते ही देखते वहां आलूओं का ढेर लग गया। यह देखकर मुंशीलाल हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि असली फसल तो जमीन के नीचे थी। रामलाल की बेटी बोली, सेठ जी, आपने ऊपर का हिस्सा मांगा था, इसलिए ये पत्ते आपके हैं,
नीचे के आलू हमारी फसल हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं ये नहीं मानता। इतने में वहां कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। गांव वालों में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और मुंशीलाल से बोला, मुंशीलाल, तुम क्यों बेकार का हंगामा कर रहे हो? उस दिन तुमने खुद शर्त लगाई थी कि ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा और नीचे का हिस्सा रामलाल का। उसने उंगली दिखाकर कहा, तुमने गांव के बहुत लोगों को लूटा है और बहुत लोगों को परेशान किया है। अब जो शर्त तुमने लगाई थी उसी के हिसाब से ऊपर के पत्ते ले जाओ और यहां से चले जाओ। यह सुनकर मुंशीलाल थोड़ा डर गया। उसे समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी। वह गुस्से और शर्म के साथ अपने नौकर को लेकर वहां से चला गया। रामलाल और उसकी बेटी ने अपनी मेहनत की फसल खुशी खुशी घर ले गए।